वेलकम टू अनदर वीडियो। ये जो है थर्ड पार्ट है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन का, जिसमें हम करेंगे इम्यून मीडिएटेड डिजीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिजीज़ किए थे वो पायोजेनिक डिजीज़ एंड टॉक्सिजेनिक डिजीज़ हमने कर ली थी, उनकी ट्रीटमेंट कर ली थी हमने। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी की डिजीज़ थी वो इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ थी। जो इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ होती हैं वो बेसिकली दो होती हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन करवाती है। एक है अक्यूट रामेटिक फीवर और दूसरा अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो देखते हैं ये कैसे काज होती हैं, इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ का मतलब क्या और ये कैसे है। इसका दूसरा नाम भी बुक में लिखा है जिसको हम बोलते हैं नॉन सुप्रेटिव डिजीजेज। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लामेशन होगा। इसमें कैसे होता है वो देखते हैं हम। इनका मैकेनिज्म, इन्फ्लामेशन विदाउट पस होगा, मतलब कि पस ना हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन सुप्रेटिव डिजीजेज। और दूसरा इसका नाम है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन डिजीजेज। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीजेज। ठीक हो गया जी। अब पहला हम अक्यूट रामेटिक फीवर करते हैं कि अक्यूट रामेटिक फीवर है क्या, इसका मैकेनिज्म कैसे है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। रामेटिक फीवर करते हैं हम, ठीक है जी। अब होता क्या है असल में कि जो ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकल है, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, उसका जब इन्फेक्शन होगा अब इन्फेक्शन होगा तो मोस्ट कॉमनली फ्रेंजाइटिस होता है। अगर फ्रेंजाइटिस किसी पेशेंट में हो रही है, ठीक है, अगर जब फ्रेंजाइटिस होगी तो उसके बाद क्या होगा कि उस जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है उसकी एक जो प्रोटीन है एम प्रोटीन, जिसको हमने पढ़ा है वोलेंस फैक्टर में, एम प्रोटीन एक एंटीजेनिक है। उसके अगेंस्ट में क्या बनती हैं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज़ बनेगी उसके अगेंस्ट में। अब एंटीबॉडीज़ बेसिकली जो बनती हैं वो तकरीबन 2 वीक्स के या 3 वीक्स के इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है किसी भी एंटीजन के खिलाफ, वो बनेगी, ठीक है, एम प्रोटीन के खिलाफ। अब एम प्रोटीन वो किसकी है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन की है। देखें, गौर करें, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन की जो एम प्रोटीन है उसके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडीज़ बनेगी। अब कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि जो वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो सेल्फ एंटीजन, जो टिश्यूज़ की सेल्फ एंटीजन है, जिनको सेल्फ एंटीजन बोलते हैं, सेल्फ एंटीजन से क्रॉस रिएक्ट करती हैं। मतलब कि जो एम प्रोटीन एंटीजन है और जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं, देखते हैं वो कौन से टिश्यू हैं, उनकी जो एंटीजन है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिमिलर है। उसकी वजह से क्या कर रही हैं, जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो क्रॉस रिएक्ट कर रही हैं। जब क्रॉस रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा, आपको पता है, जब एंटीबॉडीज़ आती हैं तो उसके बाद एक इन्फ्लामेशन, मतलब एक हमारा इम्यून रिस्पॉन्स मतलब एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि उसको डिस्ट्रॉय करने की करेगा। अब डिस्ट्रॉय करेगा तो इन्फ्लामेशन होगी, मतलब वो समझेगा कि मैं बैक्टीरिया को कर रहा हूँ, फॉरेन एंटीजन को, बट वो सेल्फ एंटीजन होगी, तो उसके में इन्फ्लामेशन होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इम्यून मीडिएट, मतलब इम्यून सिस्टम है जो ये डिजीज़ का करवा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इम्यून मीडिएट डिजीज़ को बोल रहे हैं और इसमें बैक्टीरिया नहीं होगी, तो इसलिए पस नहीं बनेगा और ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज़ है। मतलब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, फ्रेंजाइटिस खत्म हो गया, भली 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद क्या होगा कि ये रामेटिक फीवर डेवलप होगा। तो ये ऐसे इसका मैकेनिज्म है। दो इसकी प्रॉपर्टी देख लें, 2 वीक्स आफ्टर अ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद ये डेवलप होता है, यूजुअली आफ्टर दी फेरेंजाइटिस। किसी पेशेंट को फेरेंजाइटिस हो रही है उसके बाद यूजुअली आफ्टर द 2 वीक्स रामेटिक फीवर होता है, ठीक है। और एज इफेक्टेड कौन सी है, बेसिकली एज इफेक्टेड जो है 5 to 15 ईयर्स, ये एज वाले जो हैं वो प्री डिस्पोज होते हैं रामेटिक फीवर को करने के लिए। अब मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म की अगर हम बात कर लें तो मैकेनिज्म क्या है, क्या होता है कि एंटीबॉडीज बनेगी अगेंस्ट द एम प्रोटीन, बनेगी, ठीक है। और एम प्रोटीन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है इसकी, वो क्या करेंगी, ये क्रॉस रिएक्ट करेंगी विथ सेल्फ एंटीजन, कुछ टिश्यू की सेल्फ एंटीजन के साथ ये क्रॉस रिएक्ट करेंगे और इन्फ्लामेशन करेंगे। अब वो टिश्यू कौन से हैं जिनके एंटीजन के साथ ये क्रॉस रिएक्ट कर रही है, टिश्यू अफेक्टेड या इन्वॉल्व, 5 टिश्यू हैं, 5, ठीक है। कौन कौन से, ब्रेन, जॉइंट्स, स्किन,
सबक्यूटेनियस टिश्यू और लास्ट में हार्ट। ठीक है, ये अब अगर ब्रेन में हो रही है क्रॉस रिएक्ट तो वो बेसिकली ब्रेन में जो बेसल गैंग्लिया वाला पार्ट होता है वो उसकी जो एंटीजन है उनके साथ सेल्फ रिएक्ट करती हैं और उसकी वजह से कोरिया डेवलप होती है रामेटिक फीवर में। जॉइंट्स में अगर क्या साइनोवियल जॉइंट्स में जैसे एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इनमें ये क्या करवाएगी? पॉली आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, पॉली मतलब मल्टीपल जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन होगा तो पॉली आर्थराइटिस। स्किन में क्या होगा? एराइदीमा मार्जिनेटम, ये डिजीज काज होगी मार्जिनेटम। अब एराइदीमा मार्जिनेटम क्या? एराइदीमा मतलब रेड होगी, स्किन ऐसे रेड हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी? ये ऐसे स्किन रेड होगी तो क्या होगा कि ये मार्जिन की तरफ ऐसे रेड होती जाएगी और बीच में सही होता जाएगा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एराइदीमा मार्जिनेटम। उसके अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या होगा? सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होंगे, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होंगे। ठीक है, और हार्ट में क्या होगा? हार्ट में होगा कार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट टिश्यू। अब कार्डाइटिस, अब हार्ट का हम देखते हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब कार्डाइटिस में बेसिकली क्या होगा कि कार्डाइटिस में 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो तीनों होंगी या तो उनमें से एक एक हो सकती है। या तो पेरिकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम हो सकती है, या तो इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम हो सकता है, मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, या तो हो सकता है इन्फ्लामेशन ऑफ इंडोकार्डियम, इंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, या तो तीनों हो सकते हैं। अगर तीनों होंगे तो उसको हम बोलते हैं पेनकार्डाइटिस। ठीक है, ये हो गया। तो कौन से टिश्यू इन्फेक्टेड हैं? 5, ब्रेन, जॉइंट, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड द हार्ट। ब्रेन में होगा कोरिया, इस जॉइंट में पॉलीआर्थराइटिस, स्किन में एराइदीमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस टिश्यू में सबक्यूटेनियस नोड्यूल, हार्ट में कार्डाइटिस, कार्डाइटिस में पेरिकार्डाइटिस भी हो सकती है, मायोकार्डाइटिस भी हो सकती है और इंडोकार्डाइटिस भी हो सकती है। अगर तीनों होंगे तो पेनकार्डाइटिस। ठीक है, अब डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? डायग्नोसिस कर रहे हैं थोड़ा रामेटिक फीवर का। रामेटिक फीवर आज सारा हो जाएगा डिटेल में, डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रामेटिक फीवर, इसलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो में रखा था। अब डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रामेटिक फीवर के लिए एक क्लासिफिकेशन है, एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसको हम बोलते हैं जॉन्स क्लासिफिकेशन, जॉन्स गाइडलाइंस। जॉन्स गाइडलाइंस के तहत जो है हम डायग्नोस करते हैं एक्यूट रामेटिक फीवर को। अब इसमें क्या है, इसमें जॉन्स ने, मिस्टर जॉन ने 2 मैनिफेस्टेशन दी थी सिम्टम के हिसाब से, एक मेजर और दूसरी माइनर मैनिफेस्टेशंस। मेजर में उसने 5 रखी थी, जो हमने पहले पढ़ी ना वही 5। कौन सी? पॉलीआर्थराइटिस रखा था उसने, दूसरा कार्डाइटिस, कोरिया, एराइदीमा मार्जिनेटम, जो पहले हमने पढ़ी वही, क्योंकि मेजर वो है मार्जिनेटम इसलिए इसने मेजर रखा, और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। और माइनर में उसने क्या रखा था? पहली फीवर, दूसरा आर्थरेल्जिया। अब देखें पॉलीआर्थराइटिस और आर्थरेल्जिया में क्या फ़र्क है? पॉलीआर्थराइटिस में क्या होता है कि पेन होता है जॉइंट में, स्वेलन होती हैं और टेंडरनेस होती है जॉइंट में। आर्थरेल्जिया में क्या होता है कि सिर्फ पेन होगा जॉइंट में, वो स्वेलन नहीं होंगे और टेंडर नहीं होंगे। और तीसरा क्या है? इंक्रीज ESR, एराथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होंगी? इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP, सी रिएक्टिव। और क्या होगा कि प्रोलॉन्ग PR इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा था कि अब हम सजेस्ट द डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ये तो उसने क्लासिफिकेशन कर लिए मेजर और माइनर मैनिफेस्टेशन में। अब उसने कहा था कि अगर 2 मेजर मैनिफेस्टेशन मौजूद हैं या तो और एक मेजर है प्लस में 2 माइनर हैं, तो ये क्या करती हैं? ये सजेस्ट करती हैं एक्यूट रामेटिक फीवर को, सजेस्ट द डायग्नोसिस। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद क्या है, और एक दूसरे पॉइंट के पहले हमने पढ़ा था कि जो ASO के टाइटर्स हैं, ASO के टाइटर्स हैं, ये भी क्या हो जाएंगे? एलिवेटेड हो जाएंगे। ASO टाइटर्स आर एलिवेटेड बिकॉज इसमें ASO टाइटर्स हम करवाएंगे
क्यों करवाएंगे, देखेंगे, हम देखेंगे कि जो पेशेंट है उसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि जो रोमेटिक फीवर होगा वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद में ही होगा। तो हम एसओ के टाइटस चेक करेंगे, अगर ये एलिवेटेड है हमें तो पता चल जाएगा कि इसको रिसेंटली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजन का इन्फेक्शन हुआ है, तभी एसओ बड़े हुए हैं, तो उसको रोमेटिक फीवर हो सकता है। ठीक है, जिसकी ये कंडीशन हो। अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है रोमेटिक फीवर में, एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन क्यों, कि हमें इन्फ्लामेशन रिड्यूस करना है, क्योंकि है ही इन्फ्लामेशन ना, तो हमें एस्पिरिन देते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। अब ये एक्यूट रोमेटिक फीवर हो गया, तो एक्यूट रोमेटिक फीवर बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है वो इतना खास हम डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लें कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके अगेंस्ट में जो है ना एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और वो जो स्ट्रेन होती है वो नेफ्रोटाइजेनिक स्ट्रेन होती है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन की, वो उसके प्रोटीन के खिलाफ ही जो है एंटीबॉडीज़ बनेगी। वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके खिलाफ जो है ना क्रॉस क्रिएट करेंगी। उसके बाद क्या होगा कि इन्फ्लामेशन होगा ग्लोमेरुलर्स का, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, इसमें और कोई डिटेल नहीं है इतनी फिलहाल। बाकी एक्यूट रोमेटिक फीवर हो गई। इसकी एक्यूट रोमेटिक फीवर कैसे काज हो रहा है, उसकी डायग्नोसिस क्या है, जोन्स गाइडलाइंस याद रखनी है आपको, उसने सजेस्ट कैसे किया था, कैसे हम डायग्नोसिस को सजेस्ट करेंगे, और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ठीक है, और टिश्यू इन्वॉल्व है 5 मेन याद रखिएगा, ब्रेन, जॉइंट, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, हार्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जॉइंट का। ठीक है, तो इधर हम ये ख़त्म करते हैं, इधर हमारी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन ख़त्म हो गई 3 वीडियोज़ में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इंशाल्लाह जो ग्रुप बी वाली स्ट्रेप्टोकोकस हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।